नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। ये है मैनिफेस्टो पे चर्चा एंड पार्ट 2 में हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। इस सीरीज में हम देख रहे हैं कि 2019 के मैनिफेस्टो में बीजेपी गवर्नमेंट ने हमसे क्या क्या वादे किए थे एंड कितने वादे वो पूरे कर पाए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने समझा था कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए इंडिया को क्या क्या वादे हुए थे एंड क्या अब भी हम उस ट्रैक पे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण के बारे में। प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो कि जो ये न्यू इंडिया है इसमें महिलाएं बराबर की हिस्सेदार होंगी इकोनॉमी को डेवलप करने में। समझते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में कि फीमेल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत क्या है। वुमेन एम्पावरमेंट होता है कि जब आप महिलाओं को एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट बनाते हो इस तरीके से कि वो भी इकोनॉमी में वैल्यू ऐड कर सकती हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर सकती हैं। इस प्रोसेस को जहाँ पर महिलाओं को एक इक्वल स्टेटस मिलता है एंड जहाँ पर वो अपफ्रंट पे होके लीड कर सकती हैं उसे कहा जाता है वुमेन को एम्पावर करना, सशक्त करना, अपने आप में केपेबल बनाना। इसकी हमें क्या ज़रूरत है? ऑब्वियसली अगर गाड़ी को खींचने वाला एक इंसान होगा, चार उसके ऊपर बैठे होंगे तो गाड़ी चलाना आसान होगा, या फिर गाड़ी को खींचने वाले दो इंसान होंगे एंड दो ऊपर बैठे होंगे। ऑब्वियसली जब भार बट जाएगा दो लोगों में तो गाड़ी बेहतर चल सकती है। ये गाड़ी हमारी इकोनॉमी है। इकोनॉमी में अगर सारे एबल बॉडीड लोग मिलकर काम करेंगे इकोनॉमी को आगे लेकर जाने के लिए तो हम एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बेहतर ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर लेकर आ सकते हैं, जो कि सब में कहीं ना कहीं बराबर बटेगा, सबको बराबर सम्मान मिलेगा, सबको बराबर आय मिलेगी, इनकम मिलेगी। इसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए, इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए कि अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है तो एक नहीं दो लोग लगेंगे, सिर्फ मेल्स नहीं फीमेल्स भी लगेंगी। गवर्नमेंट ने वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ वादे यहाँ पर किए, एजुकेशन से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो अगर मैनिफेस्टो के इन सारे वादों को मैं बेसिकली यहाँ पर 4 कैटेगरी में बांट देती हूँ हमारे लिए। सबसे पहली कैटेगरी होगी एजुकेशन, सेकेंड कैटेगरी होगी एम्प्लॉयमेंट, थर्ड कैटेगरी होगी सोशल सिक्योरिटी एंड फोर्थ कैटेगरी होगी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या वादे किए गए थे एंड कितने पूरे हो गए हैं। शुरू करते हैं। एजुकेशन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू की गई स्कीम, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि हम लड़कियों को ज़्यादा एनरोल करेंगे स्कूल में, ऐसी उनको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, क्लीनिनेस प्रोवाइड करेंगे, सेफ कैंपस प्रोवाइड करेंगे कि ज़्यादा लड़कियां पढ़ें, उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेंगे एजुकेशन के अंदर। तो अगर हम इस स्कीम की बात करें कि क्या ये स्कीम सक्सेसफुल रही, तो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन CAG के रिपोर्ट्स अगर हम उठा के देखेंगे, उन्होंने बोला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बहुत बड़े लेवल पर फेल हुई है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है, लागू करने में दिक्कत है। यहाँ पर यह भी पाया गया कि जो भी बजट अलॉट होता था उसका मेजर हिस्सा तो मीडिया कवरेज में, मीडिया एडवर्टाइजमेंट में चला जाता था एंड कुछ हिस्सा ही स्टेट्स तक पहुंचता था एंड बाकी का बचा हुआ हिस्सा तो कभी सेंटर गवर्नमेंट रिलीज ही नहीं करती थी। जो भी फंड्स होते थे वो स्टेट्स को रिलीज ही नहीं करती थी। एंड ऑफ द डे जो ग्राउंड रूट पे एजुकेशन पे काम हो रहा था वो बहुत ही कम था। अगर हम 2021 की लोकसभा में जब ये सवाल पूछा गया तो जवाब चेक करते हैं तो पाया गया कि 76% कुछ बजट जो है वो मीडिया कवरेज पर ही खर्च कर दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाई। एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा हो गया, एक्नॉलेजमेंट हम कह सकते हैं, या फिर जो इन्फॉर्मेशन फैलाने की बात थी वो कहीं ना कहीं कम रह गई। क्या एनरोलमेंट रेट बढ़ा है? हाँ, डेफिनेटली इसमें डिनाइंस नहीं है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एनरोलमेंट ज़रूर बढ़ा है। जो लिटरेसी रेट है, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं महिलाओं में, वो ज़रूर राइज आया है। पर क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वजह से? तो कहीं ना कहीं जवाब होगा नहीं। गवर्नमेंट ने ओवर द टाइम जो ग्रेजुअल ग्रोथ है वो हो रहा है, लेकिन अगर हम बात करें कि जो रैपिड ग्रोथ की यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी वो वादा यहाँ पर पूरा नहीं हो पाया। सेकेंड थिंग हमारे पास आ जाती है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट ने कहा था कि MSMEs में
फीमेल्स होंगी, लेकिन एमएसएमईज में सिर्फ 24% ही फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, बाकी 76% मेल एम्प्लॉयज़ हैं। एमएसएमई हमने समझा था पिछली वीडियो में, माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट फंड कर रही है, स्किल डेवलपमेंट के लिए खोल रही है, वहाँ पर महिलाओं का नंबर काफ़ी कम है। 50% का वादा था, 26% पे आकर अटक गया है। उसके बाद देखिए कि फीमेल एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, आप डाटा देखकर हैरान हो जाओगे, बिल्कुल बढ़ा है, काफी बढ़ा है, थोड़ा बहुत नहीं पड़ा, मतलब बहुत बढ़िया चीज हुई, राइट? नहीं, डाटा को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, रूरल अर्बन में बांटते हैं। शहरों में इंक्रीमेंट जो आया है फीमेल वर्कर्स का वो काफी कम है, गांव में ये इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा है। फिर मन में सवाल आता है कि यार शहरों के लोग तो ज्यादा एडवांस होंगे ना गाँव के लोग से, तो शहरों में महिलाएं कम काम करें, गाँव में ज्यादा क्यों? गांव में क्योंकि जो रूरल एरिया है वहां पर इतनी ज्यादा पोवर्टी है, गरीबी है कि फैमिली के हर मेंबर को काम करना पड़ रहा है। अब इसमें भी अगर आप देखोगे कि यार रूरल एम्प्लॉयमेंट में आपको बहुत जंप दिखेगा फीमेल पॉपुलेशन में, अर्बन में उतना नहीं दिखेगा। आप कहोगे ठीक है, शहर में हो गांव में हो, लेकिन बढ़ोतरी तो हो रही है ना, ज्यादा महिलाएं काम तो कर रही है ना। तो फिर हम इसको और गहराई में उतर के समझते हैं। वर्कर्स होते हैं 3 तरीके के, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसको जो अपने आप काम कर रहा है, एक होता है सैलरीड एम्प्लॉयड जो किसी के पास सैलरी पे काम कर रहा है, और एक होता है कैजुअल लेबर जिसको डेली वेजेस पे, डेली दिहाड़ी पर रखा जाता है। इसमें अगर आप डाटा में जंप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड का डाटा बहुत बड़े लेवल पर बढ़ा है, यानी कि फीमेल्स एक्चुअली अपने ही फील्ड्स पर काम कर रही हैं, या अपना ही छोटा छोटा कोई प्रोडक्शन यूनिट का, सिलाई विलाई का काम करके घर चला रही है। यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे गवर्नमेंट के द्वारा कोई जॉब्स प्रोवाइड नहीं की गई हैं। इस बढ़ी हुई एम्प्लॉयमेंट डेटा के पीछे गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, गरीबी का हाथ है। पोवर्टी पुश कर रही है फीमेल्स को काम करने में। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि जितना इनकम जनरेट यहाँ पर ये कर सकती है, अगर इन्हें जॉब मिल जाए, सैलरीड जॉब, ये उतना इनकम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप काम कर भी रहे हो, लेकिन फिर भी आप पूरा आउटपुट या पूरा कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में दे सकते हो वो नहीं दे पा रहे, ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और एम्प्लॉयमेंट की बात हो ही रही है तो गवर्नमेंट ने एक और भी बात कही थी कि जो क्रचेज होते हैं, यानी कि जो बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए प्लेवे स्कूल्स होते हैं, चाइल्ड केयर होता है, उस फैसिलिटीज को हम पूरे देश के लेवल पर इंक्रीज करेंगे, ताकि महिलाएं बच्चों का ध्यान रखना है ये कहकर ऐसा ना हो कि उनको काम करने से रोका जाए, वो अपना काम कर सके। बच्चों के लिए चाइल्ड केयर सेंटर्स खोले जाएंगे। नाउ चाइल्ड केयर स्कीम पहले से ही चलती आ रही थी 2006 से, जहां पर 90% जो भी खर्चा होता है क्रच का वो सेंटर गवर्नमेंट पे करती है, एंड 10% वो जो भी एनजीओ वगैरह क्रच रन करता है वो खुद पे करता है। इसको भी बदल दिया गया, बोला 60% सेंटर गवर्नमेंट पे करेगी, 30% बोला कि स्टेट गवर्नमेंट खुद पे करो, एंड 10% एनजीओ पर भार पड़ेगा। इस चेंज की वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट का बर्डन था क्रचेस का वो बढ़ गया, है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर क्रचेस शट डाउन हुए हैं, जिसकी वजह से अगेन फीमेल को वो इशू आया। अगर आप फीमेल लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स देखते हैं कि किन किन वजहों से वो नहीं जा पा रही, चाइल्ड केयर एक काफी मेजर इशू है। तो कहीं ना कहीं अगेन इट्स पुशिंग देम बैक इनटू द हाउस होल्ड। तो किस तरीके से हम उनका एम्प्लॉयमेंट में बेटरमेंट लेकर आएंगे, ये एक सवाल बनता है यहाँ पर। एम्प्लॉयमेंट कवर होता है कहीं ना कहीं इतनी बात समझ के। देन वी जंप ऑन टू सोशल सिक्योरिटी, एक काफ़ी वास्ट एरिया है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले भूख से शुरू करते हैं। माल न्यूट्रिशन का डाटा अगर आप देखेंगे तो इंडिया बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है। महिलाओं में भी और बच्चों में भी माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। इंडिया का प्रॉब्लम इतना सिवियर है कि अगर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखेंगे 2023 का, तो आप पाएंगे कि इंडिया 125 कंट्रीज में से 111वीं पोजीशन पे, बहुत कम है। हमसे आगे श्रीलंका, बांग्लादेश या येमेन जैसी कंट्रीज है, जहाँ पे बहुत, येमेन में बहुत इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड टेररिज्म चल रहा है, फिर भी वो हमसे क्या है, आगे हैं कंपैरेटिवली। हमारे देश में हालात उससे भी खराब हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने वादा किया था कि 10% से इसे नीचे लाया जाएगा, पर ऐसा कुछ यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला है। अभी भी भूखमरी या फिर माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम उतना ही बड़ा है। सेकंड वी टॉक अबाउट
कि महिलाओं को यहाँ पर कहा गया मैनिफेस्टो में कि सुविधा स्कीम के अंडर इनको सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो पीरियड्स में लड़कियां यूज कर पाएंगी। आप अगर डाटा उठा के देखेंगे काफ़ी बुरे हालात हैं। महिलाएं इंडिया में रूरल में ज़्यादा, शहरों में कम, लेकिन ऐश यूज़ कर रही है, राख यूज़ कर रही हैं, कपड़ा यूज़ कर रही हैं, बनाना लीव्स यूज़ कर रही हैं पीरियड्स के उस टाइम को डील करने के लिए। तो ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम था। गवर्नमेंट ने कहा इसका तो हल होना चाहिए क्योंकि क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लीन नहीं होगे तो हेल्दी नहीं होगे, हेल्दी नहीं होगे तो काम बढ़िया नहीं कर पाओगे। तो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए कहा गया कि आपको पैड्स प्रोवाइड किए जाएंगे बहुत कम रेट पे, जो कि 1 रुपए या 2.5 रुपए के पैड्स होंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आया, स्कीम लाई गई, लागू की गई, पर बहुत जगह से कंप्लेंट्स आई कि पैड्स का क्वालिटी बहुत ही बुरा था। बहुत जगह से कंप्लेंट्स आई कि पैड के जितने डिमांड थे उतनी सप्लाई गवर्नमेंट नहीं कर रही थी। एंड एंड ऑफ द डे लोग अभी भी उन्हीं पुराने तरीकों को यूज कर रहे हैं। देन वी टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, गवर्नमेंट ने कहा था हम जेंडर सेंसिटाइजेशन करेंगे, जिसका मतलब होता है कि हम बैठा के सबको समझाएंगे कि किस तरीके से ज़रूरी है कि बराबरी होनी चाहिए समाज में। जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृ प्रथा चलती है, मेल लीडर्स हैं, उनको हम समझाएंगे कि क्या है सोसाइटी में सब लोग बराबर हैं, दोनों पक्ष ही मिलकर सोसाइटी में काम करते हैं। यहाँ पर कहा गया कि स्कूल्स में हम ऐसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस करेंगे, कहा गया कि हम ऑफिसेज में भी इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसे टॉक्स को, बातचीत को इंट्रोड्यूस करेंगे। पर ना तो इसको स्कूल में अभी इंक्लूड किया गया, ना कॉलेजेस में और ना ही ऑफिसेज में। हाँ, NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई गई, उसमें बात जरूर की जा रही है कि इससे रिलेटेड भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर करंट बात करें, 5 साल का टाइम तो हो चुका ना, 5 साल में गवर्नमेंट अभी इस चीज को, इस बातचीत को समाज में लेकर नहीं आ पाई है। बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आयुष्मान भारत जो स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, वो हम आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स तक उसको एक्सटेंड करेंगे। इसको एक्सटेंड किया गया है। 2024 का जो अभी बजट आया, इंटरिम बजट, इसमें अनाउंस किया गया। फिर कहीं ना कहीं मन में सवाल आता है कि ठीक है, आप कह रहे हो, क्या वादा पूरा कर रहे हो, लेकिन 5 सालों में नहीं हुआ। अब जब इलेक्शंस आने वाले हैं तो आप मैनिफेस्टो पर टिक लगा रहे हो कि हमने ये चीजें तो कही थी, ये तो कर दी ना हमने। नेक्स्ट, अगर सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही है तो हम फीमेल सेफ्टी को तो इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप वो डाटा उठाकर देखते हैं, पहले वादे की बात कर लें, वादा किया गया था कि जो रेप जैसे क्राइम्स हैं इनके लिए फास्ट कोर्ट्स बनाई जाएंगी, जहां पर 2 या 2 महीने से कम के टाइम पीरियड में केस को सुना जाएगा एंड उस पर सुनवाई की जाएगी, लंबा नहीं लटकाया जाएगा। एंड इस बेसिस पे गवर्नमेंट फीमेल के लिए एक सिक्योर स्पेस क्रिएट करने के लिए काम करेगी। अब अगर आप लेटेस्ट जो अवेलेबल डाटा है उसके हिसाब से पेंडिंग केसेस चेक करते हैं तो वो 2,40,000 कुछ तक चले जाते हैं। अगर आप रेप का डाटा उठाकर देखते हैं कि रेप के केसेस कितने रजिस्टर हो रहे हैं, तो वो साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। 2020 में जरूर वो कम आया था, एक उम्मीद की किरण दिखी थी कि शायद अब डाटा गिरता दिखे, लेकिन 21 में 22 में फिर डाटा ने अपवर्ड ट्रेंड पकड़ लिया है। और अगर बात करें कि ये जो रेप केसेस है जो फास्ट कोर्ट सुन रही है, इनका कन्विक्शन रेट क्या है, कि कितने रेप के केसेस आते हैं एंड कितने एक्चुअली आरोपी को गुनहगार भी माना जाता है, कन्विक्शन रेट कहते हैं। तो कन्विक्शन रेट साल दर साल गिरता जा रहा है, यानी कि रेप केस इतने आ रहे हैं लेकिन अपराधी सिर्फ कुछ ही लोगों को यहाँ पर पाया जा रहा है, जिसकी वजह से एक सिस्टम पर भी यहाँ पर क्वेश्चनेबिलिटी क्रिएट हो रही है कि फास्ट कोर्ट क्या फास्ट काम कर रहे हैं या फिर जस्टिस के ही अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, हम इन चीज़ों पर कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका एंड मेरा ओपिनियन डिफरेंस हो सकता है कि हम किस साइड की स्टोरी सुन रहे हैं, क्या बातें हैं। पर अगर डाटा पर हम रिलाय करते हुए बात करें तो कहीं ना कहीं जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता दिख रहा है, जो कि एक सेफ सोसाइटी कभी भी नहीं चाहेगी। और कुछ चीजें देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो शहीद की विडो होती है, एज इन कोई बॉर्डर पर शहीद हो गया है आर्मी का जवान, एंड उसकी जो भी बीवी है उसको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कार्टर करेंगे, ध्यान रखेंगे, जॉब प्रोविजन
होगा, लेकिन जो पुलवामा अटैक हुए थे उसके जो विडोअर्स थी उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया। शायद आप और मैं जानते भी नहीं है कि उनके साथ काफी बदसलूकी हुई। ठीक है, उनकी डिमांड्स क्या थी, वो देना चाहिए नहीं देना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर अपनी मांग रखने का हक तो सबको है ना। हम भी तो अपनी मांग रखते हैं ना अपने घर वालों के आगे, कई बार उन्हें ठीक लगता है वो मानते हैं, नहीं ठीक लगता नहीं मांगते, लेकिन मांग रखने का हक तो सबको होता है ना। तो उनके साथ काफी बदसलूकी की गई। तो कैसे हम कह सकते हैं कि एक बेटरमेंट की तरफ या उनके लिए काम किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक इलेक्शन का मुद्दा ही बन के रह गया? ये सब सोचने वाली कहीं ना कहीं बातें हैं। फोर्थ एंड लास्ट हमारा जो मुद्दा था 4 हेडिंग्स का, हमने एजुकेशन के बारे में बात की, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की, सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात की, परफॉर्मेंस चेक किया। लास्ट हमारे पास आता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात की गई थी। कहा गया था कि फीमेल को रिजर्वेशन देंगे हम लोग, जो भी ग्राउंड लेवल इलेक्शंस है प्लस जो लोकसभा इलेक्शंस है, तो उसके लिए वुमेन रिजर्वेशन बिल जरूर पास कर दिया गया, पर उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं अगेन न्यूज कैंडी की तरह लग रहा है, जो लोगों को दिखा जरूर दी गई कि हमने दे दिया है, हमने दे दिया, लेकिन अभी लोग उसको उसका एडवांटेज नहीं उठा पाएंगे। सो दिस वॉज ऑल द डाटा। ये सारे फैक्ट्स थे जो हमने देखा कि क्या कहा गया था एंड क्या किया गया। तो आपको क्या लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण की जो बात हो रही है, उसके जो भी मापदंड इन्होंने हमें दिए थे, क्या उन पर ये खड़ा उतर पाए हैं? वट एवर योर व्यूज आर, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं जल्दी।